कक्षा 12वीं कॉमर्स का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध हमारा चल रहा था अध्याय 9 जिसका आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि वित्तीय प्रबंध होता क्या है। मैंने शब्द मीनिंग भी बताया था कि शब्द माना कि वित्तीय मतलब होता है मुद्रा, पैसा या पूंजी किसी व्यवसाय की, और प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था करना। किसी भी व्यवसाय के लिए आप पूंजी को किस प्रकार व्यवस्थित करते हो इसके बारे में वित्तीय प्रबंध में हम लोग पढ़े थे। वित्तीय प्रबंध में हमने वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य और महत्व को पढ़ा था कि उद्देश्य हम लोग किस किस उद्देश्य से वित्तीय प्रबंध का या पैसे का हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। तो सबसे पहला अधिकतम लाभ प्राप्ति के लिए आपको मालूम है कि किसी भी व्यवसाय में अगर पैसा नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रारंभ में ही मैंने बताया था कि किसी भी व्यवसाय के लिए अगर आप व्यवसाय के बारे में सोच रहे हो, आप व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हो, आप व्यवसाय में लाभ कमाना चाहते हो, तो लाभ कमाने, व्यवसाय को चालू करने या व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो किसी भी काम में हो। व्यवसाय में आपको बहुत सारे व्यय करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे को क्या करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। अर्थात आपको पैसे, क्योंकि पैसे के बिना ना तो आप व्यवसाय के बारे में सोच सकते हो और ना ही व्यापार के बारे में आप व्यापार को प्रारंभ करने के लिए कुछ ना कुछ आप बता सकते हो। तो जैसे हम लोग वित्तीय प्रबंध, वित्तीय का मतलब मैंने बताया था किसी भी व्यवसाय की मुद्रा या पूंजी होती है, और प्रबंध मतलब बताया था व्यवस्था करना। अर्थात आप अपने व्यवसाय में पैसे को किस प्रकार और कहां और किस तरीके से व्यवस्थित करोगे, जिसमें उद्देश्य में मैंने बताया था और महत्व में मैंने बताया था कि महत्व किन किन कारणों से हमारा पैसे का महत्व बढ़ जाता है व्यापार में। जैसे विनियोजकों के लिए, कोई भी व्यक्ति से आप अगर पैसा प्राप्त कर सकते हो, अर्थात बाहर के किसी लेनदार से अगर पैसा आप प्राप्त करना चाहते हो तो आपको अपनी साख दिखानी पड़ेगी। साख से मतलब है आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितने प्रकार से आपके पास पैसा है, कि यदि आप अपने ऋणदाता को या किसी बाह्य लेनदार को अगर आप पैसे का भुगतान करना चाहो तो आपके पास उतनी संपत्ति होनी चाहिए जितना आप कहीं से साख प्राप्त कर रहे हो। अगला एक और कारण बताया था कर्मचारियों के लिए महत्व। कर्मचारियों के लिए महत्व, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताया था। जैसे आप अपने व्यवसाय में किसी कर्मचारी को काम करवाना चाहते हो तो आपके व्यवसाय में काम क्यों करेगा? अगर आप उससे 1 महीना काम करा लो और उसको पैसा मत दो और बोलो मैं अगले महीना पैसा दूंगा, तो चलो वो मान भी जाएगा। किंतु 2 महीना 3 महीना काम कराने के बाद यदि आप उसको पैसा नहीं दोगे तो क्या वह कर्मचारी आपके व्यवसाय में काम करेगा? कभी नहीं करेगा, आपका व्यवसाय को छोड़कर चला जाएगा। अर्थात कर्मचारियों के लिए भी आपका पैसे का बहुत बड़ा, अर्थात आपकी स्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी, दोनों पूंजियों के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात आपको पैसे का क्या करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। तो ये तो था आपका फीडबैक पुराना कुछ। उसके बाद आज हमारा नया टॉपिक चालू होता है वित्तीय प्रबंध के कार्य। वित्तीय प्रबंध के कार्य से मतलब है कि हम अपने व्यवसाय में जो पैसे की व्यवस्था करते हैं, वित्त की व्यवस्था करते हैं, उससे हम किस प्रकार के कार्य करते हैं या किस प्रकार के कार्यों में उनका उपयोग होता है। तो ये 3 प्रकार के कार्यों में इनका उपयोग होता है। पहला होता है प्रशासनिक कार्य, दूसरा होता है क्रियात्मक कार्य, और चौथा होता है, तीसरा होता है दैनिक एवं सलाहकारी कार्य। तो सबसे पहला है आपका पॉइंट प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक मतलब आप अपने व्यवसाय में, जब हम अपने व्यवसाय को चलाते हैं तो व्यवसाय को चलाने से लेकर व्यवसाय में उत्पादित सामान या व्यवसाय में काम को कराने तक, व्यवसाय को चलाने, व्यवसाय को उत्पादित, व्यवसाय में जो उत्पादित सामान हो रहा है उस उत्पादित सामान तक हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे विभाग। क्योंकि मैंने संगठन में बताया था कि संगठन में जब भी हमारा व्यवसाय प्रारंभ होता है, व्यवसाय में जब हम लोगों ने व्यक्तियों का समूह बनाकर संगठन की स्थापना करते हैं किसी व्यवसाय में, तब हमारे विभाग होते हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं जहां पर हमको व्यवसाय को चलाना पड़ता है। तो पहला है प्रशासनिक कार्य में वित्तीय पूर्वानुमान लगाना। वित्तीय पूर्वानुमान लगाना, वित्त मतलब पैसा, पूर्वानुमान लगाना मतलब हमको भविष्य में किस प्रकार या किस तरीके से हमको काम करना है इसका अनुमान लगाना, कि हमने किस प्रकार पैसे को व्यवस्थित करना है, भविष्य में हम पैसे को किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, इसका अनुमान लगाना। पढ़ता हूं पॉइंट, सुना।
वित्तीय प्रबंधक को अपने उपक्रम के लक्ष्यों का विकास, जैसे हम लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया था व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले कि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, व्यवसाय के सामान को बेचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएंगे। ये हमारे किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है, ये उसका लक्ष्य होता है। आगे बोलता है विकास करना, चाहे वो आपके श्रमिक हो, चाहे आपका खुद का हो, चाहे आपके उत्पादित वस्तुओं का हो, आप किसी न किसी का विकास जरूर करोगे। योजना एवं कार्यों का प्रकृति के अनुरूप वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना, जैसे आप लोगों ने योजना बनाई थी कि इस साल हमारे कितने खर्च होंगे, मतलब कितने व्यय करेंगे, किस प्रकार से हम व्यवसाय को चलाएंगे, किस प्रकार के कहाँ हम व्यय करेंगे, इस प्रकार के अनुमान लगाना, इसको बोला जाता है अति पूंजीकरण। अल्प पूंजीकरण की स्थिति बनी रहे, इसको उपक्रम की सिद्धि हो जाए। सही वित्तीय पूर्वानुमान के द्वारा विनियोजन पूंजी का उचित प्रत्यय किया जा सकता है। अर्थात आप अगर पूर्वानुमान लगा लो कि हाँ मैं समय पर इस प्रकार का खर्च करूंगा तो व्यवसाय को मेरे को लाभ होगा, मैं यहाँ से कच्चा माल खरीदूंगा तब मेरे को व्यवसाय को ज्यादा लाभ होगा, मैं कम कीमत पर लागत लगाऊंगा, मतलब कम कीमत करके मैं लागत लगाऊंगा सामान पर कि मेरा उत्पादित सामान ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बिकेगा, क्योंकि लागत को कम करोगे तभी आपका उत्पादन अच्छा होगा, है ना। इस तरीके से योजना बनाना। तो इस योजना के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रियात्मक कार्य में करना पड़ेगा। दूसरा बोलता है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन मतलब पैसे के बारे में योजना बनाना कि हमको किस प्रकार पैसे को खर्च करना है, किस प्रकार पूंजी प्राप्त करना है, किन किन के माध्यम से पैसा प्राप्त करना है। कि कंपनियां होती है, जब बड़े बड़े कंपनी होती है तो कंपनी में पैसे का स्रोत होता है, पैसा कहाँ से आप प्राप्त करोगे, आप जाके ऋण प्राप्त कर लो बैंक के माध्यम से या वित्तीय संस्थानों से, तो एक पैसे का स्रोत हो जाता है। और आपको याद रखना किसी भी कंपनी में बार बार अगर आप ऋण लेते हो, बार बार अगर बैंक से लोन लेते हो, साख की सुविधा प्राप्त करते हो, तो ऐसे ऋणों को या ऐसी कंपनी जो बार बार कहीं से ऋण प्राप्त करती है उसकी स्थिति बहुत खराब मानी जाती है व्यवसाय जगत में। तो कंपनियां क्या करती है, बार बार ऋण ना लेकर कंपनी क्या करती है, पैसा प्राप्त करना है तब कंपनी क्या करती है, अंशों का निर्गमन करती है। जैसे जैसे कंपनी के पैसे की आवश्यकता पड़ती है अंशों का निर्गमन करती है। तो अंश मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, समतांश और पूर्वाधिकार। तो समतांशों का निर्गमन करेगी, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करेगी। उसके बाद अगर कंपनी को और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो कंपनी अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी, अर्थात कंपनी को किस प्रकार से पैसा प्राप्त हो जाए इसकी योजना बनाना, चाहे वो अंशों के माध्यम से हो, ऋण पत्रों के माध्यम से हो, चाहे बैंकों के माध्यम से हो। अगला पॉइंट होता है वित्तीय क्रियाओं का संगठन। विभागों में हो, चाहे संगठन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, कंपनी को ये चाहिए, व्यवसाय में ये चाहिए कि कंपनी क्या होनी चाहिए, अच्छे संगठन के हिसाब में, मतलब अच्छे संगठनों में इसका उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट होता है अन्य विभागों में समन्वय। मैंने बताया ना अभी, क्योंकि संगठन जहां पर आएगा तो वहां पर विभाग आएगा, और विभाग आएगा तो कंपनी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, या कंपनी जो उनका व्यवसाय चल रहा है, तो हर एक व्यवसाय में हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग बना होता है। उन विभाग में हर प्रकार के खर्च होते हैं, व्यय होते हैं, हर प्रकार के लेन देन होते हैं, तो उनकी योजनाओं के अनुरूप ही उनको काम करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट होता है वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण से मतलब है जो कंपनियां व्यवसाय चला रही है, खर्च कर रही है, तो उन खर्चों पर नियंत्रण करना कि ऐसा ना हो कि आप केवल खर्चों पर ध्यान दे रहे हो, बचत पर ध्यान दें। अगर आप ज्यादा खर्च करते हो किंतु बचत नहीं कर पाते तो आपका जो लागत, मतलब जो उत्पादित वस्तु होगी उसकी कीमत एकाएक बढ़ जाएगी। मतलब अपने खर्चों पर, व्यय पर नियंत्रण करना। खर्चों पर नियंत्रण करोगे तो सामान में जो उत्पादित, जो वस्तु पर जो हम खर्च करे हैं, लागत करे हैं, वो कम लगेगा, तो हम ज्यादा कीमत पर वस्तु को बेचकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो ये तो था प्रशासनिक कार्य। उसके बाद आता है क्रियात्मक कार्य। क्रियात्मक कार्य में वित्त की व्यवस्था करना। वित्त की व्यवस्था करने से वित्त का पता लगाना कि हम पैसा कहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रशासनिक कार्य में भी आता है और क्रियात्मक कार्य में भी आता है। जैसे मैंने बताया अंशों के निर्गमन के माध्यम से आप पैसे को प्राप्त कर सकते हो, ऋण पत्रों के निर्गमन से पैसा प्राप्त कर सकते हो, या वित्तीय संस्थान जिसमें बैंक, वित्तीय संस्थान है ना, बड़े बड़े औद्योगिक बैंक आते हैं जिसको सरकार हमारे सुविधाओं के लिए बनाई है। कोषों का आवंटन करना। कोषों का आवंटन करना, कंपनियों को जब ज्यादा लाभ होता है तो कंपनियां क्या करती है, अपने लाभांश का कुछ भाग अपने फंड के रूप में जमा करके रखती है, कोषों के रूप में जमा करती है, किसी निधि के रूप में जमा करती है कि इन फ्यूचर अगर इससे
इसका उपयोग करना पड़े तो हम इसका उपयोग कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं, जैसे हमारे देनदार होते हैं। देनदार मतलब होता है वह व्यक्ति जो हमको पैसा देने वाला है ना। जैसे हम किसी को पैसा दे, कोई व्यक्ति हमको पैसा देने वाला है, देनदार। या हम किसी को उधार माल बेचे हैं, वो व्यक्ति हमको पैसा देगा, तो वो हमारा कौन हो गया? देनदार हो गया। अब बताओ, आप गारंटी ले सकते हो क्या कि ये देनदार हमको समय पर पैसा देगा? बोल सकते हो? ये भी आप नहीं बोल सकते कभी कि ये देनदार हमको पैसा देगा कि नहीं देगा, बोल सकते हो? अब बताइए, अगर कोई करोड़ों रुपए का देनदार होगा, लाखों रुपए का देनदार होगा, और हर साल अगर देनदार पैसा ना दे तो कंपनी का हर साल लाख रुपया डूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कंपनियां क्या करती है, उसके पास जो लाभांश होता है, उस लाभांश का कुछ भाग अपने कोष में संचय या आयोजन के रूप में रख लेती है। अर्थात हमारा अगर देनदार पैसा ना दे तो इस फंड को हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कंपनी क्या करती है? फंड में या कोषों के रूप में अपना संचय बनाता है या कोषों के रूप में एकत्र करके पैसे को जमा करके रखती है। उसके बाद आता है संपत्तियों का प्रबंध। संपत्तियों का प्रबंध कंपनियां क्या करती है? अपनी जो संपत्ति होती है, क्योंकि कंपनियों के पास दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक स्थायी संपत्ति होती है और एक चल संपत्ति। चल संपत्ति वह होती है जिसका हम कंटिन्यू उपयोग करते हैं। समान मतलब चल संपत्ति वो होती है जिसको हम उपयोग ही करते हैं बेचने के लिए। जैसे चल संपत्ति एक प्रकार से आपके व्यवसाय में जो हम माल को बेच रहे हैं वो हमारी चल संपत्ति है, जिसको रखते ही है बेचने के लिए, वो कंटिन्यू रूटीन में होता, आता और जाता, आता जाता, इसको बोला जाता है चल संपत्ति। और स्थायी संपत्ति वो होती है जिसको हम अपनी स्थायी रूप में रखें। जैसे आपका एक दुकान है, तो आप अगर कपड़े का व्यापारी हैं, अगर आपके पास एक कपड़े का दुकान है, शॉप है, तो वहां पर आपका फैन लगा होगा, टेबल लगा होगा, फर्नीचर रखा होगा, तो वो आपकी स्थायी संपत्ति होगी। वहीं पर दूसरी संपत्ति भी होगी, जैसे आपके पास शर्ट होगा, पैंट होगा, है ना, कपड़े होंगे, तो ये आपकी चल संपत्ति। क्यों? क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो? बेच रहे हो, लाते हो बेच देते हो, लाते हो बेच देते हो, ये चल संपत्ति। किंतु स्थायी संपत्ति वो फिक्स है, जैसे आपके पास फर्नीचर है वो फिक्स है। तो कंपनी के पास भी क्या होती है? दो प्रकार की संपत्ति होती है, उसका प्रबंध करना मतलब संपत्तियों का रखरखाव करना, संपत्तियों को स्थायी रूप से निरंतर रूप से चलाने योग्य बनाए रखने के लिए उसकी मरम्मत पर खर्च करना, मतलब उसकी व्यवस्था करना। अगला होता है आय का प्रबंध करना। आय का प्रबंध करना मतलब कंपनी जो बोनस, वेतन, कमीशन जो कर्मचारियों को देती है या खुद प्राप्त करती है, उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था करना कि हम इनको देंगे या इसकी व्यवस्था कहां से कर सकते हैं जो हमको समय पर इनको दिया जा सके। तो इस प्रकार के कार्य करना, रोकड़ की प्रबंध करना, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, अभिलेख करना, ये सब क्रियात्मक कार्य में आता है। और लास्ट आता है सलाहकारी कार्य। प्रबंध का सलाहकारी कार्य में आता है, वित्तीय प्रबंध का सलाहकारी कार्य में आता है संपत्तियों का प्रबंध। पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा सुनना। उपक्रम में संपत्तियों का विशेष महत्व है। संपत्तियों की उचित व्यवस्था करना, रख रखाव करना, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना, संपत्तियों को बढ़ाना। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, कहीं पर जमीन खरीद ली, कहीं पर भवन खरीद ली, कहीं पर कोई संपत्ति खरीद के रख ली, जो समय आने पर उसको बेचकर आप उसका क्या कर सकते हो? मूल्य प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आता है रोकड़ का प्रबंध करना, वित्तीय लेखा करना और वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करना। जैसे रोकड़ का प्रबंध करना, रोकड़ का प्रबंध से मतलब है आपको पैसे की व्यवस्था किन किन माध्यमों से होती है उसको बनाना, उसमें जो कठिनाई आती है उसको दूर करना, होने वाली स्थिति को पहचानना, ये सब आता है रोकड़ प्रबंध में। और वित्तीय लेखा तैयार करना, वित्तीय लेखा मतलब शाखा से, जहां पर हमारा लेखापाल का जो शाखा व्यवस्था होती है वहां पर हमको क्या करना पड़ता है? इसकी व्यवस्था करना पड़ता है, समय समय पर इसकी जांच करना पड़ता है, प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है, जिससे भविष्य में होने वाली अनिश्चितता जो निश्चित नहीं है उसका आप पूर्वानुमान लगा सको, मतलब उसका अनुमान लगा सको कि क्या ये समय पर लाभ होगा या हानि होगी। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो किस प्रकार का लाभ हमको होगा, इन सब का अनुमान लगाना, ये आपका किसमें आता है? वित्तीय लेखा करना। उसके बाद आता है वित्तीय नियोजन का अर्थ। वित्तीय नियोजन, वित्तीय मतलब तो पैसा, मुद्रा, नियोजन तक मतलब होता है व्यवस्था। प्रबंध मतलब तो व्यवस्था करना, नियोजन मतलब होता है उसकी योजना बनाना कि किस प्रकार हम पैसे को कहां से किस प्रकार खर्च करेंगे, किस योजना के माध्यम से हम उसको प्राप्त करेंगे। तो वित्तीय नियोजन में अर्थ एवं महत्व। पढ़ रहा हूं, पहले का प्रस्तावना थोड़ा सा सुनेंगे।
किसी व्यवसाय की स्थापना करने के लिए पूर्व एक उद्यमी को विभिन्न पहलुओं पर आवश्यक विचार करना पड़ता है, क्योंकि आप कोई एक व्यापारी हो तो आपको सब तरीके से सोचना पड़ेगा कि मेरे कर्मचारी किस प्रकार होंगे, मेरा उत्पादन किस प्रकार होगा, मेरे उत्पादन की क्वालिटी गुण मात्रा किस प्रकार की होगी, मैं किस प्रकार का व्यवसाय करूंगा, मैं किन किन क्षेत्रों में व्यवसाय करूंगा, पैसा मेरे को कहां कहां से प्राप्त होगा, ये सबको आपको सोचना पड़ेगा। मैं विज्ञापन करूंगा कि नहीं करूंगा, अगर विज्ञापन करूंगा तो किस प्रकार का खर्च करूंगा, कितना व्यय करूंगा, कितना आय मुझे मिलेगा, कितने कर्मचारी काम करेंगे, किस प्रकार के वर्कर मतलब कर्मचारी को मैं अपने व्यवसाय में रखूंगा, ये सबको आपको विचार करना पड़ेगा। इन पहलुओं से व्यवसाय की स्थान का चुनाव, उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव, कच्चे माल की प्राप्ति, बाजार यातायात की वित्तीय पर्याप्तता प्रमुख है। आपको किन किन के बारे में सोचना पड़ेगा, स्थान सोचना पड़ेगा कि हमारा व्यवसाय किस स्थान में होगा, किन क्षेत्रों में हम व्यवसाय करेंगे, उत्पादन प्रक्रिया का चुनाव मैंने बताया कि मैं जो उत्पादित वस्तु करूंगा किस तरीके से होगा, उसकी गुण क्वालिटी मात्रा क्या होगी, किस कीमत पर बिकेगी, किस प्रकार का मैं सामान बनाऊंगा, कच्चे माल की प्राप्ति जो हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे, कच्चा माल किस क्वालिटी का होगा, कहां से खरीदेंगे, किस प्रकार का खरीदेंगे, ये सब चीज का आपको विचार पहले से करना पड़ेगा। आगे बोलता है इन सभी व्यवसाय में वित्त का विशेष महत्व, क्योंकि जब आप विचार करोगे तो उसका एक बजट बनाओगे, अनुमान लगाओगे, और इन अनुमान को बजट को हमको पैसे में तौला जाता है, क्योंकि मैं अगर कच्चा माल खरीदता हूँ कि 10 लाख का खरीदता हूँ कि 20 लाख का खरीदूंगा, 5 लाख का खरीदूंगा कि और कम कीमत का खरीदूंगा, तो इन सब का हमको क्या करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। वित्त के बिना व्यवसाय की कल्पना करना व्यर्थ है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं तो आप ये सब चीज सोच सकते हो, कभी नहीं। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप इसकी क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पर्याप्त वित्त के लिए उचित वित्तीय नियोजन आवश्यक है, और इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे की योजना बनाना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा। आशा है वित्तीय नियोजन का शाब्दिक अर्थ विचार करें तो स्पष्ट है कि वित्त के संबंध विभिन्न क्रियाओं का समुचित क्रियान्वयन जिसमें वित्त की प्राप्ति व उपयोग सम्मिलित है। करना विद्यमानों के वित्त नियोजन के अर्थ को प्रमुखतः दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। पहला सत्कृत अर्थ वित्तीय नियोजन का आशय है, और वित्तीय विस्तृत अर्थ में वित्तीय नियोजन का आशय। तो मैं एक पढ़ रहा हूं। पहला वित्तीय विस्तृत अर्थ के अंतर्गत वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण, वित्तीय नीतियों का निर्माण, वित्तीय प्रविधियों का विकास कर सम्मिलित करना। इस अर्थ में वित्तीय नियोजन के अंतर्गत फर्म के लिए या व्यवसाय जगत के लिए साधनों का अनुमान लगाना कि आपके पास कौन कौन से साधन हैं, कितने प्रकार के साधनों का आप अपने व्यवसाय में उपयोग करते हो, किस प्रकार का आप उन साधनों पर खर्च करोगे जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। आगे बोलता है उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का चुनाव करना, और जिन साधनों का आप उपयोग करोगे तो वो क्या सही तरीका है इसका अनुमान लगाना। और लास्ट पॉइंट होता है वित्तीय नीतियों के निर्धारण में सम्मिलित है, मतलब आप जो नीतियां बनाए हो इसको प्राप्त करने के लिए, इसके उपयोग करने के लिए उसका सही अनुमान लगाना जरूरी है। उसके बाद परिभाषा आता है। परिभाषा में बोलता है वाकर एंड बगल के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है। सही बात है, वित्तीय नियोजन क्या, वित्तीय कार्य। हम लोग वित्त मतलब पैसे के बारे में तो पढ़ रहे ना, तो पैसे की ही जानकारी आपको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा कि पैसा हम कहां कहां से जुगाड़ कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें फर्म के वित्तीय लक्ष्य, फर्म से मतलब व्यवसाय के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण। किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य मैंने क्या बताया था, ज्यादा से ज्यादा लाभ करना और व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाना, निर्धारण करना, वित्तीय नीति का निर्माण करना कि हमने जो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं या पैसे को खर्च करना चाहते हैं उसकी क्या नीतियां होगी, किस प्रकार हम उसका उपयोग करेंगे, किस प्रकार पैसे को व्यवस्थित करके अपने पास रखेंगे, किस प्रकार की स्थिति में कौन से प्रकार या किस प्रकार से पैसे का उपयोग करेंगे। नीतियों का निर्माण करना, अनुमान लगाना और वित्तीय विकास करना सम्मिलित माना जाता है। ठीक, उसके बाद आता है वित्तीय नियोजन के प्रकार। तो वित्तीय नियोजन के 3 प्रकार होते हैं। पहला अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, मध्यकालीन वित्तीय नियोजन और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन। ठीक है, तो पहला आता है अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, अर्थात कम समय के लिए पैसे को व्यवस्थित करके या पैसे का जुगाड़ लगा के उसकी योजना बनाकर आप उसको व्यवस्था करना। इसमें हमारे क्या बोलना चाहिए,
अल्पकालीन पूंजी या अल्पकालीन साधन आते हैं, जिसमें संचालन है ना, जैसे कंपनी को चलाने के लिए या व्यवसाय को चलाने के लिए जो कंटिन्यू हम लोग खर्च करते हैं, संचालन व्यय करते हैं, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में रखा जाता है। दूसरा आता है मध्यकालीन, जिसमें संपत्तियों के रख रखाव को ध्यान दिया जाता है, संपत्तियों के बाजार मूल्य की स्थिति में उसको प्राप्त किया जाता है, संपत्ति को किस प्रकार या वित्त को किस प्रकार व्यवस्थित रखना, इसको मध्यकालीन या मध्य वित्तीय नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है। और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन मतलब लंबे समय के लिए संपत्ति को आप रखकर अपने पास प्राप्त करना, इसको दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये तो था वित्तीय नियोजन के प्रकार, जिसमें अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन आता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वित्तीय नियोजन के महत्व से हम लोग पढ़ेंगे और वित्तीय नियोजन के महत्व से पढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे इसको खत्म करने का। तो जितना मैंने आज बताया वित्तीय नियोजन के बारे में, क्रियात्मक कार्य, प्रशासनिक कार्य, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे और इसको पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे। क्लियर है?